वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द कैनोनाइजेशन। कैनोनाइजेशन का मतलब है ये एक रिचुअल है, एक रस्म है, एक सेरेमनी है जो कि चर्च में उस वक्त मुनक्कद की जाती है जब कोई शख्स सेंट या प्रीस्ट बनने लगता है। तो उसको सेंट या प्रीस्ट बनाने के लिए जो सेरेमनी की जाती है उसे कैनोनाइजेशन कहते हैं। ये पोइम 1633 में पब्लिश हुई और ये 5 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है। तमाम स्टेंजाज 9 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 45। पोइट कहता है, फॉर गॉड्स सेक, खुदा के लिए, होल्ड योर टंग, अपनी ज़बान संभाल कर रखो, अपनी ज़बान बंद कर लो, एंड लेट मी लव, और मुझे अपनी बिलव्ड से मोहब्बत करने दो, और चाइड या फिर मजाक उड़ा लो, माय पालसी। पालसी का मतलब है रशा यानी अज़ा का कमज़ोरी की वजह से मसलसल हिलते जाना, और माय गॉट, गॉट का मतलब है गैंठिया यानी जोड़ों का सूज जाना, स्वेल हो जाना। तो वो कहता है मेरे रशा या मेरे गैंठिया की जो बीमारी है इसका मजाक उड़ा लो, माय 5 ग्रे हेयर्स, और मेरे सर पर जो 5 सफ़ेद बाल रह गए हैं, सुरमई बाल रह गए हैं, यानी जो थोड़े से बाल रह गए हैं उनका मजाक उड़ा लो, और रूइंड फॉर्च्यून फ्लॉट, या फिर मेरी जो तकदीर है, मेरे जो मुकद्दर है उसका तमस्कर उड़ा लो, उसका मजाक उड़ा लो। एक ऐसी तकदीर जो कि रूइंड है, तबाह हो चुकी है, मेरी तबाह हाल किस्मत का या मेरे तबाह हाल मुकद्दर का मजाक या तमस्कर उड़ा लो। विद वेल्थ, या फिर दौलत के साथ, योर स्टेट, अपनी हालत को तब्दील कर लो, अपनी हालत को बेहतर बना लो। ऐ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे सामने बहुत सी ऑप्शंस रख रहा हूँ, या तो तुम मेरे गैंठिया या रशा की बीमारी का मजाक उड़ा लो, या मेरे सर पर जो महज चंद एक सुरमई बाल रह गए हैं उनका मजाक उड़ा लो, या मेरी तबाह हाल तकदीर या किस्मत का मजाक उड़ा लो, या फिर तुम अपनी हालत को दौलत कमाकर बेहतर बना लो, और माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, या अपने जहन को मुख्तलिफ फ़नून सीख कर बेहतर बना लो। टेक यू अ कोर्स, या फिर अपना एक नया निसाब बना लो। गेट यू ए प्लेस, और अपना एक मुकाम पैदा कर लो। ऑब्ज़र्व हिज आनर और हिज ग्रेस, या फिर किसी बादशाह की इज़्ज़त व तकरीम या उसके मकाम व मर्तबा को गौर से देखो, उसका गौर से मुशाहदा करो। और द किंग्स रियल, या फिर बादशाह की किसी असलियत को, उसके असल और हकीकी मुकाम को देख लो, उसका मुशाहदा कर लो। और ही स्टैम्प्ड फेस, या उस बादशाह के उस चेहरे को देख लो जो कि सिक्कों पर मोहर की शक्ल में सब्त किया जाता है, यानी तमाम बादशाहों के चेहरों को उस वक़्त के राजुल वक्त सिक्कों पर कंधा कर दिया जाता है, उस चेहरे को देख लो। कॉन्टेम्पलेट, या फिर मुराकबा कर लो। व्हाट यू विल अप्रूव, और वो काम करो जिसको तुम्हारा ज़मीर इजाज़त देता है, जिसको तुम्हारा दिल करता है। सो यू विल लेट मी लव, ताकि तुम मुझे मोहब्बत करने दो, यानी तुम जो चाहो कर लो लेकिन मुझे मोहब्बत के अमल से मत रोको, मुझे मोहब्बत करने दो। ख्वाह तुम इसके लिए मेरी पालसी या मेरा जो गॉड है यानी मेरे रशा या मेरी गैंठिया का मजाक उड़ा लो, मेरे चंद एक सुरमई बालों का मजाक उड़ा लो, मेरी तबाह हाल फितरत या तकदीर का मजाक उड़ा लो, या फिर मेरी तबाह हाल तकदीर का मजाक उड़ा लो, या पैसे कमाकर अपनी ज़ाहरी हालत को बेहतर कर लो, या फिर नए फ़नून सीख कर अपने जहन को बेहतर कर लो, या अपना एक नया नसाब मुख्तस कर लो, या अपने लिए एक नया मकाम पैदा कर लो, या बादशाह की इज़्ज़त और तकरीम या उसकी असलियत को देख लो, या उसके उस चेहरे को मुशाहदा कर लो जो कि सिक्कों पर कंधा किया जाता है, या फिर मुशाहदा कर लो और मुराकबा करो और उन चीज़ों को देखो जिनका तुम्हें ज़मीर इजाज़त देता है या जिन्हें देखने के लिए तुम्हारा दिल करता है। ये तमाम कामों में से तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मुझे मोहब्बत के दरमियान डिस्टर्ब ना करो, मुझे मोहब्बत करने दो। नेक्स्ट वो कहता है, अलास अलास, अफसोस अफसोस, हु इज़ इंजर्ड बाय माई लव, किसको मेरी मोहब्बत ने तकलीफ़ पहुंचाई है, यानी कौन ऐसा शख्स है दुनिया में जो कि मेरी मोहब्बत से ज़ख्मी हो गया है। यानी पॉइंट कहना चाहता है कि मेरी मोहब्बत से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, यानी मेरी मोहब्बत किसी की भी ज़िंदगी में कोई नुकसान बपा नहीं कर रही, कोई किसी किस्म की दखलअंदाज़ी नहीं कर रही। व्हाट मर्चेंट्स शिप, और किस ताजर का बहरी जहाज़, हैव माई साइज़, मेरी आहों ने ड्राउंड डबो दिया है, और किस ताजर के बहरी जहाज़ को मेरी ठंडी और सर्द आहों ने डबो दिया है, गर्क कर दिया है। हु सेज़
कौन कहता है माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, कौन कहता है कि मेरे आंसुओं ने उसकी ज़मीन को डबो दिया है, यानी किसकी ज़मीन मेरे आंसुओं की वजह से गर्क हो गई है, डूब गई है। When did my colds of forward spring remove, और मेरी जो ठंडी आहें हैं, मेरी जो सर्द आहें हैं, उसकी वजह से कौन सा मौसम बहार ख़त्म हो गया है। When did the heats with my veins fill, और मेरी नसों को जिस हरारत ने भरा हुआ है, add one more to the plaguey bill, उन्होंने उस हरारत ने किसी एक भी ऐसी दस्तावेज़ में इजाफ़ा नहीं किया जो कि प्लेग ज़दा यानी ताउन ज़दा लोगों की बनाई जाती है। ताउन ज़दा लोगों की जो दस्तावेज़ात और लिस्टें तैयार की जाती हैं, उस लिस्ट में किसी एक भी शख्स का इजाफ़ा मेरी उस हरारत ने नहीं किया जिसके साथ मेरी नसें भरी हुई हैं, यानी वो इश्क की हरारत जो मेरी नसों में, मेरी रगों में दौड़ रही है, उसने किसी भी शख्स की बीमारी में इजाफ़ा नहीं किया। सोल्जर्स फाइंड वार्स, सिपाहियों को यानी फ़ौजियों को जंगें मिल रही हैं, यानी फ़ौजी जंग में मसरूफ़ हैं। एंड लॉयर्स, और कानूनदान, फाइंड आउट स्टिल लिटिगियस मैन, और जो वकला हैं, जो कानूनदान हैं, उन्हें अभी तक ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि मुकदमाबाजी में उलझे हुए हैं। विच क्वर्ल्स मूव, जो कि लड़ाई झगड़ों की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। दो शी एंड आई डू लव, फिर भी मैं और मेरी महबूबा, मैं और मेरी बिलव्ड, हम दोनों आपस में मोहब्बत कर रहे हैं। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि मैं और मेरी बिलव्ड जो मोहब्बत कर रहे हैं, उस वजह से दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आई, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, दुनिया का निज़ाम यूं का त्यों चल रहा है। वो कहता है कि हमारी मोहब्बत की वजह से ना तो कोई शख्स ज़ख्मी हुआ है, ना ही किसी ताजर का बहरी जहाज़ गर्क हुआ है, और ना ही हमारे आंसुओं की वजह से किसी की ज़मीन जो है वो सैराब हुई है और गर्क नहीं हुई, और ना ही हमारी ठंडी आहों की वजह से किसी का मौसम बहार वापस चला गया है, और ना ही हमारे मोहब्बत की गर्मी और हरारत की वजह से किसी शख्स की बीमारी में इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि जो फ़ौजी हैं वो जंग में मसरूफ़ हैं, वकला मुकदमेबाजी में मुलव्वस लोगों के मुकदमात निपटा रहे हैं, और हम मोहब्बत कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत से दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कॉल अस व्हाट यू विल, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम हमें कहकर पुकार सकते हो। वी आर मेड सच बाय लव, हम मोहब्बत ही की वजह से तश्कील पाए हैं, मोहब्बत की बदौलत हमने जन्म लिया है। कॉल हर वन मी एंड अदर फ्लाई, उसे यानी मेरी महबूबा को, मेरी बिलव्ड को और मुझे, हम दोनों को एक मक्खी की मानिंद पुकार लो। वी आर टैपर्स टू, हम मोमबत्तियाँ भी हैं। टैपर्स यानी मोमबत्तियाँ, हम दोनों की मिसाल मक्खियों की मानिंद है, हम एक दूसरे के इर्द गिर्द भिनभिनाते रहते हैं। वी आर टैपर्स टू, और हम मोमबत्तियाँ भी हैं। एंड टू आवर ओन कोस्ट डाई, हम ऐसी मोमबत्तियाँ हैं जो कि अपनी ही वजह से, अपने ही कामों की वजह से ख़त्म हो जाती हैं, यानी मोमबत्ती अज खुद पिघल पिघल कर ख़त्म हो जाती है। इस तरह से मैं और मेरी बिलव्ड, हम दोनों भी एक दूसरे के इश्क में गिरफ़्तार होने के बाद अपने इश्क की वजह से पिघल पिघल कर मर रहे हैं, और हम मक्खियों की मानिंद हैं कि हम एक दूसरे के इर्द गिर्द भिनभिनाते रहते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, और हमें ईगल और डव की मिसाल से समझ लो कि जिस तरह एक शाहीन और एक फाख्ता होती है, हमारी मिसाल भी इन बेज़रर परिंदों की सी है। द फाइनिक्स, फाइनिक्स एक ऐसा परिंदा है जिसमें मेल और फीमेल नहीं होता, जब इसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद दोबारा फिर यही ज़िंदा हो जाता है, यानी ये एक फ़र्जी इमेजिनेटिव किस्म का बर्ड है। रिडल यानी पहेली, कोई उलझन। वो कहता है द फाइनिक्स रिडल, हमारी मिसाल उस फाइनिक्स परिंदे की पहेली या उस उलझन की सी है। हैथ मोर विट, जिसके पास बहुत ज़्यादा विट यानी जहानत हो। बाय अस वी टू बीइंग वन, अब हम दोनों उस परिंदे की मानिंद एक हो गए हैं, यानी हमें मेल और फीमेल का तस्वर नहीं रहा, हम दोनों यकजान हो गए हैं। एंड आर इट, और हम यही बन गए हैं। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, अब हम दोनों न्यूट्रल हो गए हैं, गैर जानबदार हो गए हैं, और हम दोनों एक ही सेक्स, एक ही जेंडर में फ़िट हो गए हैं। हम दोनों में मेल और फीमेल नहीं रहा, हम दोनों एक ही हो गए हैं, यकजान हो गए हैं। वी डाई एंड राइज द सेम, हम उसी तरह से जैसे वो परिंदा जिसका नाम फाइनिक्स है, वो पहले मरता है उसके बाद दोबारा जी उठता है, हम भी इसी तरह से
एक ही बार मरेंगे और इकट्ठे ही उसी तरह से दोबारा जी उठेंगे, यानी हमारी मोहब्बत बार बार जन्म लेती रहेगी। एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, और इस मोहब्बत की वजह से हम पुरअसरार साबित हो जाएंगे, हम लोगों के लिए पुरअसरार होंगे, एक मुअम्मा बन जाएंगे जो कि लोगों के लिए हमेशा हल तलब ही रहेगा। वी कैन डाई बाई इट, हम इससे मर भी सकते हैं। इफ़ नॉट लिव बाई लव, अगर हम मोहब्बत से ज़िंदा ना रहे तो हम इसी की वजह से, इसी मोहब्बत की वजह से, इट का मतलब है यानी लव मोहब्बत, तो हम इसी मोहब्बत की बदौलत मर जाएंगे। एंड इफ़, और अगर, अनफिट फॉर टॉम्स एंड हेयर्स आवर लेजेंड्स बी, अगर हमारी जो लेजेंड है, हमारी जो दास्तान है, वो इस काबिल ना हुई कि हमारे मरने के बाद हमारे मकबरे बनाए जाएँ और हमारे जनाजे को बाकायदा किसी बगी पर सवार करके ले जाया जाए। टॉम यानी मकबरा, हेर्स यानी जनाजे को ले जाने वाली गाड़ी या बगी वगैरह, लेजेंड यानी दास्तान। हमारी दास्तान अगर इस काबिल ना हुई कि हमारे मरने के बाद हमारे मकबरे बने और हमारे जनाजे को ताबूत में दफन करके बाकायदा किसी बगी पर इनाम इकराम के साथ ले जाया गया, इट विल बी फ़िट फॉर वर्स, तो हमारी जो दास्तान है वो वर्स के काबिल होगी, यानी वो नज़मों की शक्ल में लिखी जाएगी, लोग इस पर बहुत ज़्यादा नज़में लिखेंगे और इन्हें बड़े शौक़ से पढ़ा जाएगा। एंड इफ़ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव, और अगर हम तारीख़ में रहने के काबिल भी ना हुए, हम किसी तारीख़ के टुकड़े में ना समा सके, यानी हम इस काबिल ना साबित हुए कि हमें तारीख़ की किताबों में याद रखा जाए, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रीटी रूम्स, तो हम सोनेट एक नज़म की शक्ल है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं। तो वो कहता है कि जो शॉर्ट पोइम्स होंगी, मुख्तसर नज़में होंगी, इनके जो खूबसूरत कमरे हैं हम इनमें समा जाएंगे। अब प्रीटी रूम से मुराद है यानी इन पोइम्स की लाइंस, तो जो सोनेट्स हैं जो एक शायरी की किस्म है, उसकी जो खूबसूरत लाइनें हैं हम उनमें समा जाएंगे। यानी अगर तारीख़ की किताबों ने हमें जगह ना दी तो हम पोइट्री की किताबों में, लिटरेचर में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। एज़ वेल आर वेल रॉट अर्न बिकम्स, तो उसके बाद हमारे लिए एक खूबसूरत किस्म का कूज़ा तैयार किया जाएगा, कूज़ा बना दिया जाएगा, यानी जिस तरह से मरने के बाद लोगों को बर्न करके उनकी डेड बॉडीज़ को जलाकर उसकी राख को किसी कूज़े में बंद कर दिया जाता है, तो वह कहता है एक खूबसूरत सा कूज़ा बनाकर द ग्रेटेस्ट एशेज़, हम दोनों की राख जो होगी वो उसमें डाल दी जाएगी और वो राख भी बहुत ज़्यादा ग्रेट होगी, अजीम तरीन राख होगी। एज़ हाफ एकड़ टॉम्स, यानी वो राख जिस कूज़े में डाल दी जाएगी उस कूज़े की अहमियत एक बहुत बड़े टॉम, एक बहुत बड़े मकबरे से कई गुना ज़्यादा होगी जो कि हाफ़ एकड़ पर फैला होगा। यानी हाफ़ एकड़ पर एक तरफ अगर किसी अजीम शख्सियत का टॉम बना दिया जाए तो उस हाफ़ एकड़ पर फैले हुए टॉम से ज़्यादा हमारे उस कूज़े की अहमियत होगी जिसमें हम दोनों की राख को डाल दिया गया होगा। एंड बाय दीज हिम्स, और इन पोइम्स के ज़रिए, हिम भी पोइम ही की एक शक्ल है जिसमें खुदा की तारीफ़ व तहसीन बयान की जाती है, उससे मदद मांगी जाती है। वो कहता है एंड बाय दीज थीम्स, और इन नज़मों के ज़रिए ऑल शैल अप्रूव, हर चीज़ साबित हो जाएगी। अस कैनोनाइज्ड फॉर लव, कि हमारी जो मोहब्बत के लिए कैनोनाइजेशन का अमल है वो साबित हो जाएगा, यानी ये साबित कर दिया जाएगा कि जिस तरह से चर्च में बाकायदा एक सेरेमनी मुनक्कद करके किसी शख्स को बिशप या प्रीस्ट बनाया जाता है, तो वो कहता है कि हमारी जो नज़में हम पर लिखी जाएंगी उसके ज़रिए ये चीज़ साबित हो जाएगी कि अब हमारी कैनोनाइजेशन ऑफ लव हो गई है, यानी डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लवर्स और बिलव्ड्स हैं। हमारी मोहब्बत सच्ची है और हमारी मोहब्बत का सच्चा होना ये बाकायदा डिक्लेयर करेगी। वो कौन सी चीज़ होगी? वो हमारी बारे में लिखी गई पोइम्स होंगी इस शक्ल में कि अगर हिस्ट्री की बुक्स ने हमें जगह ना दी तो फिर पोइम्स में हमें जगह मिलेगी, हमें वर्क्स ऑफ लिटरेचर में जगह मिलेगी। एंड दस इन्वोक अस, और इस तरह से लोग हमसे मदद मांगने के लिए आया करेंगे, मन्नत मांगने के लिए आया करेंगे। हमारी श्राइन पर, हमारी ज़ियारत गाहों पर लोग दुआ किया करेंगे। यू, ए वो शख्स हुम रेवर्ड लव, जिसको ये अजीम मोहब्बत की नेमत अता की गई है, मेड वन एंड अदर्स हेरिटेज, हम दोनों एक दूसरे का हेरिटेज बन जाएंगे, एक दूसरे का विरसा बन जाएंगे। यू टू हुम लव वॉज पीस, यानी उसकी मोहब्बत जो है वो अमन पर मबनी होगी। दैट नाउ इज़ रेज, जो कि अब गुस्से की हालत इख्तियार कर गई है, यानी उस वक़्त जो लोग ज़िंदा होंगे उनके यहाँ मोहब्बत का जो अमल है वो गुस्से का सबब बन जाएगा। तो उस मोहब्बत को अमन में तब्दील करने के लिए एक विरसे के तौर पर लोग हमारे कब्रों पर आएंगे और वहाँ पर आके हमसे मदद के लिए दुआ मांगेंगे।
हु डिड द होल वर्ल्ड्स सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये वो मोहब्बत है जिसने पूरी की पूरी ज़मीन की रूह को सुकेड़ दिया है। एंड ड्रव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आइज़, और ये चीज़ तुम्हारी आँखों में दिखाई देगी, इसका अक्स तुम्हारी आँखों में नमूदार होगा। यानी वो शख्स जो वहाँ हमारी कब्र पर आएगा, जब मोहब्बत को गुस्से के साथ तशबीह दी जाएगी, गुस्से के साथ इसको देखा जाएगा, तो वो लोग जो मोहब्बत में अमन के लिए हमारे पास हमारी विरासत लेने के लिए आएंगे, तो उनकी आंखों में हमारा ही मोहब्बत का अक्स नमूदार हो जाएगा। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस, और इस तरह से शीशे बन जाएंगे और इस तरह के जासूस आएंगे। दैट दे डिड ऑल टू यू एपिटोमाइज़। एपिटोमाइज़ का मतलब है मुख्तसर कर देना, यानी वो ऐसे शीशे और ऐसे जासूस आएंगे जो कि हमारी मोहब्बत के ख़ुलासे बयान किया करेंगे। यानी उन लोगों की जो नज़में होंगी, उन पोइट्स के जो पोइम्स होंगी और उनके जो वर्क्स ऑफ लिटरेचर होंगे, उनमें हमारे किस्सों को बहुत मुख्तसर करके बयान किया जाएगा और उसमें हमारी मोहब्बत का मिरर होगा, हमारी मोहब्बत का रिफ्लेक्शन होगा, और वो हमारी मोहब्बत के जासूस होंगे जो कि हमारी मोहब्बत के किस्से सुनाएंगे। और उसमें दो तरह के लोग होंगे, एक तो वो शायर जो कि हमारे बारे में नज़में लिखेंगे, और दूसरे वो आशिक जो कि मोहब्बत की खिरात देने के लिए हमारे पास दुआ के लिए आया करेंगे। कंट्रीज़, टाउन्स, कोर्ट्स बेग्ड फ्रॉम अबव, और तमाम ममालिक के लोग, तमाम कस्बों के लोग और तमाम दरबारों के लोग हमारे पास उन चीज़ों की भीख मांगने आएंगे जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया है, यानी मोहब्बत की खैरात मांगने के लिए हमारे पास आया करेंगे। अ पैटर्न ऑफ योर लव, और फिर हमारी जो मोहब्बत है वो आने वाले आशिकों के लिए, आने वाले लोगों के लिए मोहब्बत का नमूना बन जाएगी, मोहब्बत का असलूब बन जाएगी। हमारी मोहब्बत के नमूने और हमारी मोहब्बत के असलूब को देखकर वो अपनी मोहब्बत को फ़िक्स करेंगे, अपनी मोहब्बत को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टैंजाज में सेम राइम स्कीम यूज़ हुई है, यानी ए बी बी ए, सी 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 डी डी, यानी फर्स्ट और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि एट्थ और नाइन्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है लव और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है इम्प्रूव, लव इम्प्रूव। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है गोट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लॉट, गोट फ्लॉट। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है प्लेस, सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रेस और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फेस, प्लेस ग्रेस फेस। इसी तरह से एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है अप्रूव और नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लव, अप्रूव लव। नेक्स्ट स्टैंजा में लव रिमूव, ड्राउंड ग्राउंड, फिल बिल स्टिल मूव लव। नेक्स्ट स्टैंजा में लव डव फ्लाई डाई विट इट फिट प्रूव लव। नेक्स्ट स्टैंजा में लव प्रूव हर्स वर्स रूम्स बिकम्स टॉम्स और अप्रूव लव। नेक्स्ट है लव ड्रव हेरिटेज रेज आइज स्पाइस एप्टोमाइज अबव लव। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लेट और लव, ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 3 में फाइव फॉर्च्यून फ्लाउट, लाइन नंबर 4 में विद वेल्थ, लाइन नंबर 9 में लेट लव, लाइन नंबर 12 में हैव हिज, लाइन नंबर 16 में सोल्जर्स स्टिल, लाइन नंबर 17 में मैन मूव, लाइन नंबर 19 में विल वी, लाइन नंबर 21 में टेपर्स टू, लाइन नंबर 24 में बाय बीइंग, लाइन नंबर 28 में लिव लव, लाइन नंबर 30 में फिट फॉर, लाइन नंबर 31 में पीस प्रूव, लाइन नंबर 42 में सो सच स्पाइसेस, लाइन नंबर 43 में दैट दे, लाइन नंबर 44 में कंट्रीज कोर्ट्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें फार और योर, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन गार्ड होल्ड एंड, लाइन नंबर 2 में माई पॉलिसी, लाइन नंबर 10 में बाय माई, लाइन नंबर 11 में व्हाट मर्चेंट, लाइन नंबर 12 में सेज हिज टीयर्स,
लाइन नंबर 12 में अगेन ओवरफ्लोड ग्राउंड। लाइन नंबर 13 में डिड फॉरवर्ड। लाइन नंबर 16 में सोल्जर्स वॉर्स लॉयर्स। लाइन नंबर 19 में कॉल विल। लाइन नंबर 21 में एट कॉस्ट। लाइन नंबर 22 में एंड फाइंड। लाइन नंबर 28 में इट नॉट। लाइन नंबर 29 में इफ़ अनफिट फॉर। लाइन नंबर 30 में इट फिट। लाइन नंबर 34 में एशीज एज टॉम्स। लाइन नंबर 35 में ऑल शेल। लाइन नंबर 37 में एंड रेवरेंट। लाइन नंबर 38 में मेड हेरिटेज। लाइन नंबर 40 में डिड वर्ल्ड एंड। लाइन नंबर 41 में ग्लासेस आइज। लाइन नंबर 42 में मिरर्स स्पाइस। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वॉवल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वॉवल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में फॉर, गार्ड, होल्ड, टंग, लव, इन तमाम वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वॉवल है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में यू, कोर्स। लाइन नंबर 7 में किंग, हिज। लाइन नंबर 14 में डिड, विच, फिल। लाइन नंबर 19 में कॉल, व्हाट। लाइन नंबर 19 में अगेन अस, सच। लाइन नंबर 23 में फाइनेक्स, रिडल, विट। लाइन नंबर 25 में थिंक, फिट। लाइन नंबर 28 में इट, इफ़, लिव। लाइन नंबर 29 में फॉर, टॉम्स। लाइन नंबर 30 में इट विल फिट। लाइन नंबर 30 में अगेन लेजेंड, वर्स। लाइन नंबर 32 में बिल्ड इन। लाइन नंबर 35 में ऑल शेल। लाइन नंबर 36 में फॉर लव। लाइन नंबर 38 में मेड हेरिटेज। लाइन नंबर 39 में यू, टू, whom। लाइन नंबर 44 में अबव, फ्रॉम। लाइन नंबर 45 में ऑफ, लव। नेक्स्ट है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब है अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजाइममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाइममेंट की जानिब। जैसा कि लाइन नंबर 14 में वो कहता है व्हेन डिड द हीट्स विच माई वेन्स फिल, यानी वो हरारत जिसने मेरी नसों को भरा हुआ है उसने कब ये किया था। अब क्या किया था वो लाइन नंबर 15 में कहता है एड वन मोर टू द प्लेगी बिल, उसने उस दस्तावेज़ में कब एक शख्स का इजाफा किया था जो कि ताउन के मरीज़ों की लिस्ट है। उसके बाद लाइन नंबर 16 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है सोल्जर्स फाइंड वार, यानी जो सिपाही हैं वो जंग में मसरूफ़ हैं, एंड लॉयर्स फाइंड आउट सिल, और वकला को भी अभी तक मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है वो लाइन नंबर 17 में कहता है लिटिगस मैन, यानी ऐसे अशखास मिल रहे हैं जो कि मुकदमेबाजी में मुलविस हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपने फ्रेंड को एड्रेस करते हुए कहता है फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, वो कहता है कि खुदा के लिए अपनी ज़बान बंद रखो और मुझे मोहब्बत करने दो। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 13 और 14 ये दोनों लाइंस व्हेन डिड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 19 और 20 ये दोनों लाइंस कॉल से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर तो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुकाबला या मुआवजा करना। जैसा कि लाइन नंबर 34 में वो कहते हैं द ग्रेटेस्ट एशीज़ एज हाफ एकड़ टॉम्स, यानी हमारी जो एशीज़ होंगी जब हमें जलाकर राख कर दिया जाएगा तो उसकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी कि आधे एकड़ पर फैले हुए किसी शख्स के मीनार या मकबरे की हुआ करती है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करना। जैसा कि लाइन नंबर 32 में वो कहता है वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रीटी रूम्स, हम सोनेट्स के खूबसूरत कमरों में तामीर हो जाएंगे, यानी हमें तामीर कर दिया जाएगा सोनेट के खूबसूरत कमरों में। अब सोनेट्स के खूबसूरत कमरों से मुराद सोनेट की खूबसूरत लाइनें हैं। नेक्स्ट है काइसुरा। काइसुरा का मतलब है कि अगर पोइट पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके किसी लाइन में कोई पॉज या ब्रेक ले तो उसे काइसुरा कहते हैं। जैसे कि लाइन नंबर 1 को अगर हम देखें तो उसमें फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग के बाद कॉमा यूज़ किया गया है, और लाइन नंबर 2 में और चाइल्ड माई पॉलिसी के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। लाइन नंबर 3 में माई 5 ग्रे हेयर्स के बाद कॉमा यूज़ हुआ है, और लाइन नंबर 4 में विद वेल्थ योर स्टेट के बाद कॉमा यूज़ हुआ है। इसी तरह से लाइन नंबर 5 में टेक यू आ कोर्स के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोइम में लाइन नंबर 10 से लेकर 15 तक रिटोरिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, जिसमें वो कहता है अलास अलास हु इज़ इंजर्ड बाय माई लव, व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माई साइज ड्राउंड,
Who says my tears have overflowed his ground? When did my colds forward spring remove? When did the heats which my veins fill add one more to the plaguey bill? अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पोइम में लव ही बेसिक थीम है, यानी पोइट ये कहना चाहता है कि मोहब्बत करने से दुनिया में कोई तबाही नहीं आती, बल्कि मोहब्बत तो फ़ायदा बख्श चीज़ है। मरने के बाद भी जो आशिक हैं वो आने वाली नस्लों को अपने फ़ायद से मुस्तफ़ीद करते रहते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।